हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यंग स्कॉलर्स विजन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की 7वीं श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम समझेंगे भारत का इतिहास केवल विजय और पराजयों की गाथा नहीं है, बल्कि सभ्यताओं के उत्थान और पतन की कहानी है। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में शुरू हुआ एक ऐसा युग जहां न केवल नए नए राजवंशों का उदय हुआ, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनर्गठन की नींव भी पड़ी। यही युग कहलाता है गुप्तोत्तर काल। क्या आप जानते हैं गुप्त सम्राटों के बाद भारत किन शक्तियों के अधीन आया, कौन कौन से वंश उभरे और कैसे उन्होंने भारत के इतिहास को दिशा दी? चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुप्तोत्तर काल के उस कालखंड को जहां इतिहास ने करवट ली और एक नए युग की शुरुआत हुई। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आइए शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तृत विवरण। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं हर्षवर्धन काल का विस्तृत विवरण। आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं गुप्तोत्तर काल। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको पुनः बताना चाहेंगे, यदि आप कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि परीक्षा उपयोगी तथ्य जो भी इस वीडियो में आएंगे हम उसे हाईलाइट करते हुए चलेंगे और आप उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए गुप्तोत्तर काल। और पहला जो वंश है वो है पुष्यभूति वंश। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसी के नाम से यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब, जो कि हरियाणा में है, अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। फिर आते हैं प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, जो हूण हरिण केसरी, जो कि हूण रूपी हरिण के लिए सिंह समान, सिंघुराज, गुर्जर, प्राजागर, गंधार, दीपंग, दीपकूट, हस्तिज्वरो, सुगंधिराज के लिए महान हस्तज्वर या फिर घातक महामारी के समान होता है। ऐसे इसके कई नाम हैं, ठीक ना। इस तरीके के इसको बताया गया है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो अभी हम मौखरी वंश के बारे में भी देखेंगे, लेकिन प्रभाकर वर्धन की ये जो नाम है, इन नामों को आप ऐसे सरसरी नज़र से देखिएगा, क्योंकि कभी नाम नहीं पूछा गया है। लेकिन यदि आप दिमाग में सेट करके रखेंगे तो मैं भी शायद पूछ ले। तो आइए हम मौखरी वंश के बारे में देखते हैं। मौखरियों ने बिहार व उत्तर प्रदेश में राजसत्ता स्थापित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वल्लभी के शासकों ने गुजरात व फिर पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया। उत्तर भारत में थानेश्वर के राजाओं ने हरियाणा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा धीरे धीरे कन्नौज की ओर बढ़े। प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा, जिसको ग्रहवर्मन भी कहते हैं, के साथ कर दिया। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें पुत्री राजश्री, पुत्र राज्यवर्धन व हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के जीवन का अंतिम चरण पश्चिमोत्तर सीमा का प्रभाव जमाए हुए हूणों से युद्ध करने में व्यतीत होता है। तो जो बच्चे यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक के साथ साथ ये मौखरी वंश है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसके 90% चांस होते हैं प्रश्न में आने के। इसको मैं टिक कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मौखरी वंश। चलिए अब हम देखते हैं राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा। उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया तथा ग्रहवर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया।
इस घटना की सूचना पाकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक ने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी। फिर आते हैं अब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था और वह प्रभाकर वर्धन का यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया और ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। तो मौखरी वंश और उसके बाद राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है और अपने माइंड में सेट कर लेना है। प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। कन्नौज का क्षेत्र दोआब के मध्य में स्थित था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाएगा, गुप्तोत्तर काल का वह कौन सा शासक है जो प्रियदर्शिका की रचना की थी, या फिर जो रत्नावली की रचना की थी, व फिर जो नागानंद की रचना की थी। इस तरीके से ऐसे नाटकों के नाम दे देगा और उसके रचनाकार का नाम पूछ लेगा। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 नाटक जो है हर्षवर्धन ने रचा था या लिखा था। ठीक है, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। तो हर्ष का जो शासनकाल है वो हम बाणभट्ट की जो पुस्तक है उससे हम समझते हैं। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हर्ष रचित नामक पुस्तक लिखी। आ गया ना, बाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्ष रचित, उसके द्वारा जो है हर्ष के शासनकाल के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है हर्षचरित। चीनी यात्री वेनशांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। तो गुप्त वंश में फायान आया था, गुप्तोत्तर काल में वेनशांग आया, दोनों चीनी यात्री थे। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। इसका दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत था। हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय हुई और ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। अब आइए हम प्रशासन की बात करते हैं कि वहाँ की प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, मतलब वहाँ पे वंशानुगत राजा होते थे, राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति तथा राष्ट्र में विभाजित था। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम, फिर विषय, फिर भुक्ति, फिर राष्ट्र। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई। चीनी यात्री वेनशांग ने बताया कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें एक भाग राजा के व्यय के लिए व दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। हर्षकालीन तामपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य व बलि। अब ये तीनों क्या हैं, आइए देखते हैं। भाग कर भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा कृषकों से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था, जो संभवतः व्यापारी देते थे। और बलि कर के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, संभवतः एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी जैसे सिंघानंद जिसको कहते थे वो सेनापति होते थे, सेनापति को सिंघानंद कहते थे। अश्वसेना का जो प्रधान होता था, मतलब जैसे जो घोड़ा है, जो बहुत सारे घोड़े होते थे उसका जो प्रधान होता था उसे कुंतल कहते थे।
हस्त सेना का प्रधान स्कंदगुप्त उसको कहते थे। नागरिक प्रशासन का प्रमुख जो है महाराज या फिर सामंत कहते थे। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाएगा। एक तरफ जो है नाम रहेंगे और दूसरे तरफ जो है वो कौन थे, तो उसको जो है मैच करने के लिए आएगा। ये प्रश्न भी बन जाते हैं, इसको भी जो है ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है ना, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वेन सॉन्ग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान था। वेन सॉन्ग हर्ष की सेना को चतुर्गणी सेना कहता था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष का नाम लिखा है और उसे महेश्वर, सार्वभौम व फिर महाराज धीराज कहा गया है। तो महाराज धीराज गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम को कहते थे और गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन को कहते हैं। गुप्त वंश में श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ये दोनों को महाराज की उपाधि थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि थी। ये गुप्त वंश की बात है। और जो गुप्तोत्तर काल है उसमें हर्षवर्धन को महाराज धीराज की उपाधि दी गई। ठीक है, दोनों में अंतर है, देखिएगा। वेन सॉन्ग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित किया। नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। हर्ष ने ओड, जो कि उत्तरी उड़ीसा में है, तत्पश्चात कोगोंडा, जो कि दक्षिण उड़ीसा का गंजाम जिला है, व कलिंग पर विजय प्राप्त की। इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि धारण की। मतलब उसने जो 2-3 जगह विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद जो इसको सकलोत्तरा पथनाथ की उपाधि धारण की। अब वेन सांग का भी थोड़ा सा हम विवरण समझ लेते हैं। जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री वेन सांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन में 629 ईस्वी में चला और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। वेन सांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र और वैशाली पतन की अवस्था में थे। वेन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा। इस यात्री ने मेहतर, चंडाल आदि अछूतों का वर्णन किया। ये गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। चीन में दूध भेजने वाले शासक, जैसे जो शासक थे चीन में जो दूध भेजे थे, जैसे हर्षवर्धन शासक था और ये पुष्यभूति वंश का था, इसने जो है चीन में दूध भेजा था। फिर हैं नरसिंह द्वितीय शासक, ये पल्लव वंश के थे, इन्होंने चीन में भी दूध भेजा था। यशोवर्मन है, इन्होंने भी जो है चीन में दूध भेजा था, ये कन्नौज नरेश हैं। फिर चोल वंश के हैं कलोत्तुंग प्रथम, इन्होंने भी जो है चीन में दूध भेजा था। तो ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इसको भी आप देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री वेन सांग, जिसका टाइम पीरियड 636 से 45 ईस्वी है। हर्षवर्धन के समय में भारत आया। भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन का राज्यसभा में रहा। फिर आती है बात फायान की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया और चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था ये। फिर है इत्सिंग, ये समुद्री मार्ग से भारत आया था। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने अभी तक आपको गुप्तोत्तर काल में जितनी भी चीज़ें थी बता दिया है और उसके सारे डिस्क्रिप्शन भी आपको बता दिए हैं। परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं और जहां हमें कहना चाहिए कि हाँ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वो मैं आपको बता भी दिया हूं और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्नों पर एक नज़र, जिसमें हम समझेंगे कि प्रश्न कैसे आएंगे। जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के, यूपीपी, यूपीएसआई और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उन वनडे एग्ज़ाम में या फिर पीसीएस तक की परीक्षा के प्रीलिम्स को भी हम कह सकते हैं कि जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस में जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, उसका हम एक स्टैंडर्ड समझ लेते हैं। गुप्तोत्तर काल के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुष्यभूति ही था जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था।
पुष्यभूति वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? थानेश्वर। मौखरी वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? कन्नौज। ये यूपी स्पेशल है, ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के लिए उपयुक्त है, और यूपी पीएससी आर ओ के लिए परफेक्ट है। यूपी पी, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी ऐसे एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चंस परफेक्ट है। मौखरी वंश को आपको एक बार पुनः देखना चाहिए। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और बाणभट्ट के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम हर्षचरित था, सॉरी हर्षरचित था। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षकालीन ताम्रपत्रों पर उल्लेखित भाग हिरण्य तथा बलि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हिरण्य, भाग और बलि, मैंने आपको बताया कि ये कर होते हैं, जो कि भाग जो है एक कृषि का हिस्सा होता था, छठवां भाग लिया जाता था, और हिरण्य जो है वो एक व्यापारियों के द्वारा दिया जाने वाला कर था, और बलि हमें लगता है धार्मिक कार्यों के लिए जो है जो दिए जाते थे वो उसका कर था। तो ये तीनों जो टर्मिनोलॉजी है वो कर को इंडिकेट करती है। कर होते थे एक तरह के ये, जो हर्षवर्धन काल में लगते थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए प्रश्न आ गया है ना, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ऊपर यही चीज़ें थी, मैंने कहा मिलान के लिए आ जाएगा, मैच करने के लिए। तो यदि आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो यहाँ पे प्रश्न बना लेंगे, और ऐसे ही एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो आप वहाँ बना लेंगे, है ना। अवंती के सेनापति, अवंती सेनापति, सिंघानंद अश्व प्रधान, कुंतल। तो देखिए अश्व सेना का जो प्रधान होता था उसे कुंतल कहते थे, ठीक है। हस्त सेना का प्रधान जो होता था उसको जो स्कंदगुप्त कहते थे। तो सी का 2, डी का 3 है, सी का 2, डी का 3 ए नंबर है। सी का 2, डी का 3 और ए का 4, बी का 1 मैंने एलिमिनेट कर दिया, और जो चीज़ें ना आए वो एलिमिनेट करके कर दिया जाता है, ठीक है। ए का 4 है अवंती, नहीं, ए का 4 है युद्ध तथा शांति का अधिकारी होता है, और बी का 1 है सिंहासन का जो है वो सिंघानंद जो है वो सेनापति को कहते थे। तो सिंघानंद सेनापति को कहते थे, अश्व का प्रधान कुंतल को कहते थे, और हस्त सेना का प्रधान स्कंदगुप्त को कहते थे, और युद्ध तथा शांति का अधिकारी जो है वो अवंती नाम से उसको जानते थे। तो मैचिंग करने के लिए आएगा, इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करिए। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया। दोनों चीज़ें सही हैं। आइए फिलहाल अब इसके तीसरे विकल्प को देख लेते हैं क्या है। इत्सिंग समुद्री मार्ग से भारत आया। उपयुक्त सभी तीनों सही है ना। तीनों अभी हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग, फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, और जो इत्सिंग है वो समुद्री मार्ग से भारत आया था। तो तीनों सही है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात कितने वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना? 16 वर्ष की आयु में। उसमें आपने पढ़ा ही था कि हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक 16 वर्ष की आयु में बना। वेनसांग कब भारत आया था? 7वीं सदी में, 636 बीसी में समथिंग आया था। 636 से 645 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है वेनसांग का। तो 7वीं सदी ही है वो। वेनसांग कितने वर्ष तक भारत में रहा? 15 वर्ष तक। हर्ष निम्नलिखित में से किसका उपासक था? सूर्य एवं शिव का। निम्नलिखित में से किस शासक का दूसरा नाम शिलादित्य था? तो हर्षवर्धन का ही नाम शिलादित्य था, क्योंकि ये भगवान शिव के उपासक थे। निम्नलिखित में से किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया? हर्षवर्धन को। आइए देखते हैं 14 नंबर। हर्ष का राज्य कहाँ तक विस्तृत था? कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का राज्य विस्तृत था। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो ये रहे हमारे एमसीक्यू, और एशियंट हिस्ट्री की पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम एक मिसलेनियस PYQ का वीडियो लेकर के आएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक मिसलेनियस वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका क्या स्टैंडर्ड है, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में उसका क्या स्टैंडर्ड है। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ और दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि आपको जब आप बुक्स उठा के देखेंगे, क्वेश्चन सीरीज उठा के देखेंगे, तो उसमें आपको 90% क्वेश्चंस हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट
से ही आएंगे और आप ये चीज़ें समझेंगे कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है वो अच्छा पढ़ाया हुआ है। क्योंकि हम पूरी समरी यहाँ पे नहीं लेके आए हुए हैं। आप कोई भी चैप्टर की समरी पढ़ेंगे तो लगभग 10 से 15 पन्ने की समरी होती है, लेकिन उस समरी में से हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या एग्ज़ाम में आएगा, ये चीज़ें सभी बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो हम उसका एक निचोड़ लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। आप हमारे वीडियो को 2 से 3 बार तक देखिए अच्छे से, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट छोड़ सकते हैं। और इस पूरे वीडियो का यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जा कर के इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है रिवीजन में मजबूती मिले। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।